हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे और यह लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, क्योंकि उसमें हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बारे में बताया हुआ है और सिखाया हुआ है। तो जब तक आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, पहले आप अगर नहीं देखें तो पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना सीखिए, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर पर आइए। ठीक है, अब आता है कि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब यही हुआ कि किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा समझते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है CPM और दूसरा है PERT। ठीक है, CPM मतलब यह है क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरा है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है क्रिटिकल पाथ मेथड के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम PERT से भी संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि यह पेपर जो है वो 70 और 30 के रेशियो में आता है, मतलब 70% न्यूमेरिकल और 30% डेफिनेशंस और थियरी, तो इसलिए हमें डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ जो है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है द पाथ फॉर विच द डिफरेंस ऑफ अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम इज 0, दिस पाथ इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम को आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी जब हम इवेंट शुरू करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई पॉइंट होता है जहाँ से हम उस कार्य को शुरू करते हैं और कोई एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पर हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो हम कहते हैं कि वह टाइम जो है वह जो पाथ है वह क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, तो ये द पाथ फॉर विच द डिफरेंस ऑफ अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, मतलब जो स्टार्टिंग टाइम अर्लीस्ट है उसका और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम इज 0, दैट मीन्स दिस पाथ इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमारा आता है कि फ्लोट। तो फ्लोट क्वेश्चन में आता है कि फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, और इस तरह से हमें जो है सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्री फ्लोट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि फ्री फ्लोट, तो देखिए कह रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिले बियॉन्ड द अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ इमीडिएट। कहने का मेन चीज़ क्या है इसमें कि इमीडिएट सक्सीडिंग एक्टिविटी। इसमें कहने का मेन चीज़ यही है कि अगर कोई एक एक्टिविटी जो है DIJ किसी एक ड्यूरेशन में हो रही है और I से J पर हम जा रहे हैं, मतलब कोई एक हम इवेंट कर रहे हैं, तो कहने का मेन चीज़ यही है कि जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है उसको हम बिना इफेक्ट डाले जो टाइम हमने बचाया उसे हम फ्री फ्लोट कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देके समझाना चाहें तो अगर मान लीजिए हमने कोई काम 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक हमें करना है। ठीक है, तो हम इसे 2 स्लॉट्स में बांट लेते हैं। 8 बजे से 12 बजे तक हम एक स्लॉट बना लेते हैं और 1 बजे से या 12 बजे से 4 बजे तक का हम दूसरा स्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें देखना है कि फ्री फ्लोट, कॉन्करेंट फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम कैसे समझेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि फ्री फ्लोट में हम क्या करते हैं कि जब हमने काम को शुरू किया और जहाँ पर हमें फर्स्ट शिफ्ट में ख़त्म करना था, तो हमने क्या किया कि हमने 8 बजे से लेकर के 11:45 तक ही हमने काम को ख़त्म कर दिया। लास्ट के बचे हुए 15 मिनट में हमने आराम कर लिया और फिर हमने 12 बजे से अपना काम शुरू कर दिया जिस तरह से हमें करना था। ठीक है, तो यह जो बीच का टाइम है 15 मिनट जो हमने आराम किया, यह हमारा फ्री फ्लोट कहलाता है।
ठीक है। हमने क्या किया कि हमने अपने फर्स्ट शिफ्ट के वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट भी किया और सेकेंड शिफ्ट के टाइम को हमने कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया, कोई भी इफेक्ट नहीं डाला उस टाइम पर, और हमने 15 मिनट अपना बचा भी लिया। यही टाइम जो होता है वही फ्री फ्लोट कहलाता है। देखिए अब आपको क्लियर होगा यहाँ से कि द अमाउंट ऑफ टाइम, वह टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिले, मतलब जो कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी और डिले हो बियॉन्ड द अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था उसको बिना इफेक्ट डाले हमने जो टाइम को बचाया उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है। फ्री फ्लोट का जो फॉर्मूला है वह यह होता है ई एस जे माइनस ई एस आई माइनस डी आई जे। अब देखिए ई एस जे जो होता है उसे हम कहते हैं ई एफ माइनस ई एस माइनस डी आई जे। ठीक है। अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस डी आई जे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है टोटल फ्लोट। कहता है द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है। मतलब कहने का वही है कि हमने ओवरऑल पहले में हमने क्या किया था, पहले में हमने यह किया था कि फर्स्ट स्लॉट को बिना डिस्टर्ब किए हमने अपना टाइम बचाया। सेकेंड टोटल में हम क्या कर रहे हैं कि टोटल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको हम इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं और हमने कुछ टाइम को अपना बचा लिया। जैसे अगर हम बात करें तो 8 बजे से 4 बजे तक हमें काम करना था, हमने क्या किया 8 बजे से 12 बजे तक काम को किया। जब हम सेकेंड स्लॉट में गए तो मान लिया कि 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक हमने आराम कर लिया, और जो आधा घंटा हमने आराम किया उससे हमारा इस स्लॉट के टाइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने तब भी काम को 4 ही बजे ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो ऐसे टाइम जो हमने यूज किया किसी और काम में हमने, लेकिन अपने वर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, तो उसे हम कहते हैं टोटल फ्लोट। उस टाइम को हमने टोटल फ्लोट का नाम दिया हुआ है। और टोटल फ्लोट को मैथमेटिकली लिखा जाता है एल एफ जे माइनस ई एस आई माइनस डी आई जे। अब देखिए एल एफ जे क्या होता है, तो हम कहते हैं कि एल एफ जे जो है वो लेटेस्ट कंप्लीशन और फिनिशिंग टाइम है। ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस डी आई जे। ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो आप लोग को जो ये डिफिनीशंस हम बता रहे हैं डिफिनीशंस भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप इसको नोट डाउन कीजिए और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा इससे अगर आप नोट डाउन करते हैं तो। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, द टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी delayed without affecting the earliest start time of any immediately following activity, assuming that the preceding activity has finished at its least finished time। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट, सॉरी ये लेटेस्ट है। ठीक है। तो इसमें भी कुल मिला जुला कर यही बोला जा रहा है कि जो टाइम है वो हमने कुछ निकाला, लेकिन हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट पर जो ड्यूरेशन का टाइम है वो हमारा जो इवेंट का टाइम है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, विदाउट अफेक्टिंग। ठीक है। तो इसका हम जब करते हैं तो इसमें होता है ई एस जी माइनस एल सी आई माइनस टी आई जी, यह इसका फॉर्मूला है। और अभी हम जब आगे क्वेश्चंस को करेंगे तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, फ्री फ्लोट का और टोटल फ्लोट का और इंडिपेंडेंट फ्लोट का। ठीक है। तो आप लोग इन तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कीजिए और डिफिनेशंस को भी नोट डाउन कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। देखिए जो हमने अभी को डिफिनेशंस पढ़ा है फ्लोट का, क्रिटिकल पाथ का, अब उसी से संबंधित हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है और प्रीडिसेसर दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। पूछता क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। इसीलिए हमने कहा कि जब तक आप प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे आगे के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले अगर आपने नहीं सीखा है तो पहले उसे सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही वीडियो देख करके सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन पहले प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीखिए। उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, तभी होगा। और दूसरा चीज़ करना है, फाइंड द टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी।
फिर कहता है तीसरा डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम इन सभी चीज़ों को करेंगे बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है इसमें देखिए हम प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि प्रीडिसेसर रखता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को हम सडनली शुरू कर देंगे किसी एक इवेंट 1 से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एक्टिविटी सी है और डी है वो एक्टिविटी ए से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी और डी को हम शुरू कर देंगे एक्टिविटी ए से, जहाँ पर एक्टिविटी ख़त्म होता है ए। अब कह रहे हैं बी और सी के मर्ज पॉइंट से एक्टिविटी ई शुरू होता है। देखिए बी और सी के मर्ज पॉइंट से एक्टिविटी ई शुरू होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम डमी लगा कर इसको जोड़ने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बी और सी को एक ही इवेंट पर ले आकर के जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखिए हम अपने सुविधा के अनुसार डी को ऊपर कर रहे हैं और सी को नीचे कर रहे हैं। अब हमें बताया क्या गया है कि बी और सी के मर्ज पॉइंट पे, तो बी और सी को हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, एक ही इवेंट पर, और यहाँ से निकल रहा है ई, तो हमने ई को निकाल दिया। अब क्या कहता है डी और ई के मर्ज पॉइंट से एफ निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, कि डी और जो ई है इन दोनों को हम डमी ना यूज करके इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बाकी जो डायग्राम है वो सेम ही रहेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस बनाया हुआ है वैसे ही रहेगा। यहाँ से सी और यहाँ से टी, इन दोनों को हम बी, इन दोनों को हमने एक इवेंट पर जोड़ा, यहाँ से हमारा निकला है ई, यहाँ से फिर एक और आया एक्टिविटी डी, एक ही पॉइंट पे मर्ज हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ से निकलेगा एफ। कहने का क्वेश्चन का तो तात्पर्य यही था। देखिए डी और ई के मर्ज पॉइंट से एफ निकला, सॉरी यह एफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। हमारा फाइनल नेटवर्क डायग्राम है। ठीक है, तो यह देखिए हमने सबसे पहले रॉन्ग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके बाद हम करेक्ट नेटवर्क डायग्राम पर पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब देखिए कहता है फाइंड द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी, लेकिन हमें सबसे पहले क्रिटिकल पाथ निकाल लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक सिस्टम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्रिटिकल पाथ हमने अभी को क्या पढ़ा था कि जिसका इनिशियल और फाइनल जो स्टेज जो होता है उनका डिफरेंस जीरो होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेज जो उनका डिफरेंस जीरो हो वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ कहलाता है, वही पाथ। तो सबसे पहले हम सबका इनिशियल और फाइनल स्टेज निकालने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, टाइम। ठीक है, तो हम ऐसे एक बॉक्सेस बना लेते हैं क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए। अब देखिए एक्टिविटी ए के लिए क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ड्यूरेशन है, लिख लेंगे उसके आगे जो जो दिया हुआ है। यहाँ पे 25 है। डी के लिए क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी डी के लिए 12 दिया हुआ है। एक्टिविटी सी के लिए क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और एक्टिविटी ई के लिए क्या दिया हुआ है, 5। एक्टिविटी एफ के लिए क्या दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो हम आपको निकालने के लिए केवल बता रहे हैं। अभी हम इसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में इसको भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप निकालना सीखिए, क्योंकि यही इसका मेन चीज़ है। और हमने बच्चों को देखा हुआ है कि इसमें बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि कोई भी वर्क जीरो से ही शुरू होता है। अब देखिए जीरो में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20। ठीक है, जीरो में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 और प्लस 10, क्योंकि दो मर्ज हो रहे हैं, दो एक्टिविटी मर्ज हो रहे हैं, तो 20 + 10 30। तो हम मैक्सिमम लिखते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। अगर कोई दो एक्टिविटी जा करके मर्ज हो रहे हैं तो उनमें से जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा उसे ही हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 + 10 30 होगा, तो हम यहाँ पर 25 हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, 30 लिखेंगे। मैक्सिमम हमने ले लिया इन दोनों के। अब देखिए 30 + 5 35 और 20 + 12 कितना होगा, 32। तो हम लिखेंगे क्या, 35। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो मर्ज हो रहे थे, तो इन दोनों का हमने मैक्सिमम लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 35 + 10 45। ठीक है, अब देखिए पीछे कैसे हम आते हैं, तो 45 से शुरू करते हैं, घटा दीजिए, 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 35। अब इसमें से क्या करेंगे, 35 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 30 बचेगा, तो हमें 30 लिखना है। ठीक है, अब देखिए 35 में से हमें क्या करना है, 12 को घटाना है, तो आएगा कितना, जब हम 35 में से 12 को घटाते हैं तो हमारा बचता है 13। और ऐसे ही जब हम यहाँ से 30 में से 10 को घटाएंगे
तब बचेगा 20। अब देखिए 2 एक्टिविटीज़ के जो टेल हैं वो आकर के मिले हुए हैं इस पर, तो हम इसमें से जो मिनिमम होगा वही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर मैक्सिमम लिखते हैं और नीचे हम मिनिमम लिखते हैं। तो 13 और 20 में कौन मिनिमम है? 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13 यहाँ पे भी देखिए 2 मर्ज हो रहा है यहाँ करके टेल में, तो 13 और 20, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 माइनस 25, 5 बचेगा, और यहाँ पे 20 माइनस 20 0 बचेगा। इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 0, तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा CPM का, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए और उसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले हमने ओरिजिनल नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया और उसके बाद हमने इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसको हमने लिखा। अब हमने क्या किया कि फॉरवर्ड पासिंग रूल लगा करके मैक्सिमम लिया जब हम ऊपर वाला लिख रहे थे, तो वही लिखा है मैक्सिमम ऑफ EI प्लस DIJ। EI क्या है? यह वाली चीज़ EI, और DIJ मतलब ये वाला चीज़ जो ड्यूरेशन दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में वो वाला चीज़। ठीक है, उन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं। अगर कोई 2 एक्टिविटी एक जगह मर्ज हो रहा है तब हम लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और बैकवर्ड पासिंग रूल में हम क्या करते हैं, उसमें हम मिनिमम लेते हैं। जब हम नीचे वाला लिखना शुरू करते हैं तो मिनिमम लेते हैं। तो इस तरह से अब कहेंगे यूजिंग फॉरवर्ड पासिंग रूल फॉर E3 क्योंकि 2 एक्टिविटीज़ पर आके मर्ज हो रहा है, तो हमने क्या किया 20 + 0 20 + 10, इन दोनों में 30 मैक्सिमम था तो ईजी इसकी वैल्यू 30, हमने 30 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब हम यूजिंग बैकवर्ड पासिंग रूल लगाएंगे फॉर इवेंट E2 के लिए जो LI होगा वो 20 आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होती है क्योंकि उसमें। चलिए अब क्रिटिकल पाथ देख लीजिए। क्रिटिकल पाथ के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किस पाथ का जो डिफरेंस है वो 0 है। तो 0 - 0 0, 30 - 0 0, 35 - 0 0, 45 - 0 0, लेकिन 20 - 20 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा आ रहा है वो सबका डिफरेंस 0 आ रहा है, तो पॉसिबल क्रिटिकल पाथ क्या होगा। तो एक तो पॉसिबल क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा 1 2 4 5। ठीक है, और दूसरा पॉसिबल क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और तीसरा क्या हो सकता है 1 3 4 5। ठीक है, तो देखिए जो पॉसिबल क्रिटिकल पाथ है वही है 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो हमने कहा है मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 45 है जिस पाथ के लिए। अब हम मैक्सिमम ड्यूरेशन कहाँ से निकालते हैं, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन हम इस तरह से देखेंगे, जब हम 1 2 4 5 पे जा रहे हैं तो हम 20 12 और 10 को ऐड करेंगे। ऐसे ही हम जब 1 2 3 4 5 जा रहे हैं तो 20 + 10 + 5 + 10 हम ऐड करेंगे। ऐसे ही जब 1 3 4 5 पर जा रहे हैं तो 25 5 और 10 को हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉर पाथ 1 2 3 4 5 के लिए हमें 45 मिल रहा है जो ड्यूरेशन है, और यह मैक्सिमम ड्यूरेशन मिल रहा है इन तीनों में। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब हमें ड्रॉ करना है एक टेबल, क्योंकि हमें फ्री फ्लोट निकालना है और टोटल फ्लोट निकालना है, तो इसलिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेबल कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम एक्टिविटी लिख देंगे और ड्यूरेशन लिख देंगे, ये दोनों हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्टिविटी और ड्यूरेशन हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। हमने वही जो बताया था कि आपको अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को आप क्या समझिए, आप किसी भी चीज़ को समझ जाइए कि कोई वर्क है जिसको हम 2 स्टेप में करने की कोशिश कर रहे हैं, या फर्स्ट स्टेप है और या सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप का जो यह वाला चीज़ है इसी को हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और इस वाली चीज़ को अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फिर हम नया स्टेप जो सेकंड स्टेप को शुरू कर रहे हैं तो इस वाली चीज़ को हम बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। तो वही चीज़ है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। अब देखिए अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में आप क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन और एक्टिविटी दोनों दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में हम क्या लिखेंगे, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में जो हमने फिगर इधर ड्रॉ किया हुआ था, ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसका जो टेल है कोई भी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्टिविटी 1 2 के लिए हमें देखना है, तो एक्टिविटी 1 2 के लिए जब हमें देखना है तो हम टेल पर आएंगे, एक्टिविटी 1 2 के टेल पर आएंगे और टेल का जो ऊपर वाला है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 2 के लिए जो एक्टिविटी का टेल है और उसका जो ऊपर वाला है वो 0 है, तो इसलिए हमने अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में 0 लिखा हुआ है। ऐसे जब 1 3 के लिए देखेंगे तो 1 3 के लिए भी 0 हो जाएगा। फिर जब हम 2 और 3 के लिए देखेंगे तो 2 और 3 में टेल का जो ऊपर वाला है वो 20 है, तो हमने 20 लिख दिया। 2 और 4 के लिए जब हम आएंगे तो टेल का जो ऊपर वाला है 20 है तो 20 लिख देंगे। ऐसे ही 3 और 5 के लिए देखिए, 3 और
अगर हम 4 के लिए देखें तो इसके लिए 5 है, ड्यूरेशन 5 है और टेल का जो ऊपर वाला है वो 30 है, तो हमने 30 लिखा। 4 और 5 के लिए देखेंगे तो 35 है, ठीक है। तो इस तरह से हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं। अब अगर हम बात करें कि अर्लीस्ट जो फिनिशिंग टाइम है उसे हम क्या करते हैं, तो जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होता है उसी में हम टोटल ड्यूरेशन को जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। तो हमने वही आपको दिखाया भी है। देखिए कि जब हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में टोटल ड्यूरेशन को जोड़ते हैं तो हमें अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम मिलता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने से नेक्स्ट वाला मिलेगा, ठीक है। तो हमने वही किया हुआ है, तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लिख सकते हैं। अब हमें ELS को निकालने के लिए हमें सबसे पहले LF को निकालना होगा। अब हमें समझना होगा कि LF क्या है, फिर हम फिगर पे आते हैं, ठीक है। और फिगर में जो अगर हम देखें तो जो हमारा हेड है, किसी भी एक्टिविटी के लिए हेड है जो, उसका जो नीचे वाला है वही LF है, नीचे वाला और हेड का, ठीक है। तो अगर हम एक्टिविटी 1-2 के लिए बात करें, एक्टिविटी 1-2 के लिए अगर हम बात करें तो एक्टिविटी 1-2 में हेड का नीचे वाला 20 है। तो देखिए LF में हमने 20 लिखा हुआ है, जो LF है उसमें हमने 20 लिखा हुआ है। फिर जब हम एक्टिविटी 1-3 की बात करेंगे तो जो हेड का नीचे वाला है 30 है, 30 लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम 2-3 की बात करेंगे तो 2-3 में हेड के नीचे वाला लिखेंगे, दैट मीन्स 30 लिखेंगे। ऐसे ही जब हम 2-4 की बात करेंगे, 2-4 का हेड का नीचे वाला 35 है, 35। जब हम 3-4 की बात करेंगे तो हेड का नीचे वाला 35। 4-5 की बात करेंगे तो 4-5 में हेड का नीचे वाला 45, तो 45 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, अब आप टेबल से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखिए आपको जब LS निकालना है तो LF में से जो है आपको LF में से DIJ को घटा देना है। तो अगर जब आप 20 में से जब 20 को घटाएंगे तो 0। अब आपको यही करना है कि LF में से DIJ को घटा देना है जब हमें इस टेबल को निकालना होगा तब। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए टोटल फ्लोट के लिए क्या करना है, टोटल फ्लोट के लिए आपको करना यही है कि लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को घटा देना है, तो हमें टोटल फ्लोट मिलेगा। अब अगर ये भी नहीं याद होता है तो आपको सीधे आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, मतलब कॉमन सी बात है कि जो लास्ट में यस आ रहा है उन दोनों को घटाना है। मतलब देखिए जो लास्ट में यस आ रहा है उन्हीं दोनों को घटाना है, ठीक है। LS माइनस ES करना है, ठीक है। तो हमने LS माइनस ES किया हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल में मैच कर सकते हैं। जब हम फ्री फ्लोट निकालेंगे तो EF माइनस ES माइनस DIJ, मतलब जो फर्स्ट स्टेप जो हमने फर्स्ट शिफ्ट का वर्क है उसको हमें घटाना है और DIJ में से, ठीक है। EF मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम EF मतलब, और DIJ में से हमें घटा देना है, ठीक है। तो आपको टेबल से ही सब चीज़ें करनी है, EF माइनस ES माइनस DIJ। और टू फ्री फ्लोट जो होता है वो हमेशा 0 ही मिलता है किसी भी नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट पर, तो EF माइनस ES माइनस DIJ, तो फिर इसी टेबल से ही हम घटा देंगे, हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर फ्री फ्लोट कहीं माइनस में आ जाता है तो उस माइनस वाले टर्म को हम 0 से हटा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका तो EF माइनस LS, तो अगर हम एक्टिविटी 1-3 के लिए बात करें तो EF माइनस LS, तो 25 में से 5 जाएगा तो बचेगा 20, और जब हम इसको DIJ में से घटाएंगे तो -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यह हम बराबर ले देंगे 0 के, ठीक है। यही चीज़ हमें समझना है। फिर हम आते हैं तो EF माइनस LS, 32 में से 23 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए जब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। और अगर हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। 9 में से हम -12 को फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो ये भी कितना आ जाएगा 0। मतलब कहने का कुल यही है कि अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट माइनस में आता है तो हम उसको 0 के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, दिए हुए क्वेश्चन में जो टेबल था उससे हमने एक नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ किया। नेटवर्क डायग्राम की सहायता से हमने क्रिटिकल पाथ को निकाला, और क्रिटिकल पाथ की सहायता से और इस फिगर की सहायता से हमने एक टेबल ड्रॉ किया, और उस टेबल से हमने टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को निकाल लिया, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। थैंक यू। अब जो है हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा पेपर में आता है, ठीक है। यही पूरा फॉर्मेट ये क्वेश्चन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा।
एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया और क्वेश्चन नंबर 3 है यह, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PERT के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।